तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं यहाँ पे, आई एम टेकिंग अ पॉइंट चार्ज, लेट से यहाँ पे क्यू ले रहा हूं, और मुझे किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले हम ये वाला वेक्टर देखते हैं, लेट से ये वेक्टर मेरा आर वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, इट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। इतना समझ में आया, जहां पे आर कैप आपका ये वाला डायरेक्शन है, इतना क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका जो चार्ज है अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाती है। यहाँ पे इस केस में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड है। इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली, ठीक है। तो और इसके बाद हमने देखा था बेसिकली सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, जब यहाँ पे एक से बहुत ज्यादा चार्जेस है तब क्या करते हैं हम लोग, वी अप्लाई सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ऐसे हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं, सही बात है। अच्छा, लेकिन लेट से यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी यहाँ पे कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट से ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंटिन्यूअसली इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही बात है। देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पे तुम एक पॉइंट लो, एक पॉइंट लेके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके फिर उसका वेक्टर सम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई कौन बताएगा मुझे, जरा सोच के बताओ मुझे यहाँ पे। अच्छा, इस केस में हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे, लेट से ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है डी क्यू, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है डी क्यू, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये डी क्यू का जो पोजीशन है वहां से एक वेक्टर बनाऊंगा मेरे डिजायर्ड पॉइंट पे, सही बात है। अच्छा, अभी इस छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मैं उसे डीई वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, आई सिंपली रिप्रेजेंट इट विद डीई वेक्टर, सही बात है। अभी ये डीई वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, charge is dq, तो कैन आई से de vector is simply d k times dq the whole upon r square times r cap, जहां पे r cap ये वाला वेक्टर है अपना, समझ में आ रहा है एकदम प्रॉपरली, हाँ या ना। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो जो de वेक्टर है इट इज सिंपली k dq इंटू r वेक्टर अपॉन मॉड r का क्यूब, समझ में आया। ठीक है, तो बेसिकली आपका ई वेक्टर क्या होगा, सिंपली कहने से मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इट सिंपली इंटीग्रल ऑफ के आर डी क्यू द होल अपॉन आर क्यूब या फिर मॉड आर का क्यूब, समझ में आया। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे, वी आर सिंपली इंटीग्रेटिंग वी आर सिंपली इंटीग्रेटिंग इट। तो यहाँ पे आर एज अ फंक्शन ऑफ डी क्यू या फिर आर रेडियस वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज या फिर डिफरेंशियल चार्ज जो भी हो हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें प्रॉपर लिमिट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। हमें प्रॉपर लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे जिसके कारण सारा का सारा चार्ज कवर हो जाए। तो ये क्लियर है कैसे आया, इंटीग्रल फॉर्म में, हाँ या ना। ठीक है, इतना लिखो सबसे पहले, तो हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अभी। अभी देखो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल ले लेके हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, लेट से बेसिकली लाइन, अ रॉड, अ रॉड ऑफ चार्ज क्यू ले लो, ऑफ चार्ज क्यू एंड लेंथ एल, सही बात है। तो यहाँ पे देखना बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, एक रॉड ले लो, ठीक है। इस रॉड का टोटल लेंथ है कैपिटल एल, और इस पे जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, समझ में आ रहा है। और ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये पूरे के पूरे रॉड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आया। ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है ये कंटिन्यूअसली पूरे के पूरे पूरे रॉड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट हियर, जो इस रॉड से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल आर, समझ में आया।
अच्छा, और इस रॉड के जो एंड पॉइंट्स है उनके एंगल में यहाँ पे बता दूंगा तुम लोग को कि लेट्स से ये इसका ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो इतना क्लियर है तुम लोगों को प्रॉपरली ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इस रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द डिजायर्ड पॉइंट। ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है मैंने, लेट्स से इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ पॉइंट पी से। अभी मैं कहा मार्क करूँ एग्जैक्टली थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे कर, ये पॉइंट पे है और ये रॉड के कारण मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन भी दे दी है, इस पॉइंट का रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल आर, और इसके जो एंड पॉइंट्स है वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ लैम्डा। लैम्डा क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज सिंपली लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। जैसे हम लोग जब सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए जो लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लेते थे वो क्या होता था, मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इज गिवन बाय क्यू अपॉन एल। इतना क्लियर है, हाँ या ना। तो बेसिकली इसका इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग, इस रॉड पे सपोज लेट से मैं कुछ ए लेंथ का कोई भी एक सेक्शन ले रहा हूं, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा टाइम्स ए रहेगा। समझ में आया। इसका यूज हम लोग तब करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लैम्डा एकदम प्रॉपरली नोट डाउन कर लो कि भाई ये लैम्डा है क्या, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, इसका टोटल लेंथ है डीएल, इसका लेंथ है डीएल, ठीक है। और इस पे चार्ज है डीक्यू। ये जो छोटा सा मेरा सेक्शन है, ये छोटे से ये डिफरेंशियल सेक्शन ले रहा हूं मैं, ऑब्वियसली बड़ा दिखाना पड़ेगा बट ये एक डिफरेंशियल सेक्शन, एकदम छोटा सा सेक्शन है। अच्छा, मैं छोटा सा सेक्शन क्यों लेता हूँ, बिकॉज उसका पोजीशन फिर डिफाइंड हो जाता है। अगर मैं इतना बड़ा सेक्शन ले लूं तो इसका पोजीशन मैं यहाँ पे लू, यहाँ पे लू, यहाँ पे लू, यू डोंट नो। दैट्स द रीजन जब भी हम लोग ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, बिकॉज उसका पोजीशन डिफाइन हो जाता है फिर। समझ में आया ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट से बेसिकली इस पॉइंट से मैं एल डिस्टेंस पे, सॉरी एल नहीं लूंगा मैं, लेट से मैं एक्स डिस्टेंस ले लूंगा फिर, ठीक है। मैं एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट लूंगा, यहाँ पे इस पॉइंट से मैं एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स थिकनेस का एक सेगमेंट लूंगा। इतना क्लियर है। और लेट से इस पे चार्ज है डीक्यू। अब ये dx और dq में मुझे एक रिलेशन चाहिए, तो कहना है इसे dq को मैं लिख सकता हूं लैम्बडा टाइम्स dx। सिंस ये जो सेक्शन है इसका लेंथ है dx, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, उसकी लेंथ इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया। तो ये dq इज गिवन बाय लैम इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू dx। सही बात है। अभी ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या कैसे इवेल्युएट करेंगे हम लोग। बेसिकली ये जो पॉइंट है, यहां से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, यहां से आई ड्रॉ वेक्टर मेरे पॉइंट, ठीक है। तो कहना है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डीई वेक्टर लिख रहा हूँ। समझ में आया। ये छोटे से डिफरेंशियल चार्ज डीक्यू के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स, मीनिंग मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और ये पॉइंट से मेरे डिजायर्ड पॉइंट पे एक वेक्टर बना रहा हूँ। सो उस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड मेरा डीई वेक्टर होगा। इतना समझ में आया। अच्छा, अभी ये डीई वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मैं इसे डीई एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा समवॉट लाइक दिस, मैं इसे डीई वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। सही है। अच्छा, इस एंगल को मैं टीटा बोल रहा हूँ, इस एंगल को मैं टीटा बोल रहा हूँ। सही बात है। तो कहना है सही, ये वाला एंगल भी मेरा टीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, दे आर सिंपली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सही बात है। यहाँ पे जो एंगल है इसे टीटा ले रहा हूं, तो ये वाला एंगल भी टीटा हो गया। तो मेरा बेसिकली डीई एक्स क्या हो गया, ये सिंपली हो गया डीई कॉस टीटा, और मेरा डीई वाई क्या हो गया, ये हो गया सिंपली डीई साइन टीटा। हाँ या ना। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, ये टीटा का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे।
सिंपली कहना है जो tan थीटा है, दिस tan थीटा इज सिंपली x बाय r स्मॉल r। हाँ या ना? बेसिकली मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, दैट्स द रीजन। ये मैं पहले सबसे पहले तो थीटा डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा, कैन आई से आई कैन राइट tan थीटा एज x बाय r। हाँ या ना? ठीक है, ओके। तो अभी देखो ये स्मॉल r एक्चुअली डिफाइंड है, दिस स्मॉल r इज डिफाइंड, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली r tan थीटा। समझ में आया? ओके। अच्छा, ये जो ट्राइंगल बनेगा, इसकी ये जो हाइपोटेनियस की लेंथ है, ये कितनी होगी? कैन आई से स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आया ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो ये डीई का सिर्फ मुझे अभी अभी के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, बिकॉज डायरेक्शन बाद में एनीवेज मैं इसे एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ। सही बात है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के इंटू डी क्यू। सही बात है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना? सही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो कहना से यहाँ पे हो जाएगा के डी क्यू बाय, अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कहना से ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ है ना? अच्छा, अभी मैं डी क्यू को लिखूंगा लैम्डा टाइम्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, के लैम्डा डी एक्स द होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ है ना? इतना क्लियर है ये कैसे लिखा हम लोगों ने? ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, वी आर नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन, बिकॉज एनीवेज ये जो डीई आ रहा है, इसे मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में तोड़ रहा हूँ। सो वहां पे फालतू में वेक्टर कैलकुलस लगाने से अच्छा मैं पहले से कंपाउंड में तोड़ दूंगा, फिर बाद में इंटीग्रेट करूंगा। इतना समझ में आया? ठीक है। सो योर डीई इज गिवन बाय, डीई का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय के लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू डीएक्स। सही बात है। तो मेरा डीई एक्स कितना हो जाएगा, क्या ना, इसे इसी चीज को मुझे cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डीएक्स। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो थीटा है और दूसरा एक्स है, यहाँ पे दिख रहा है ना? और जैसे ये थीटा वेरी होगा वैसे ये एक्स भी वेरी होगा। तो अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, तो जब भी तुम इसे इंटीग्रेट करोगे, एक तो तुम एक्स को थीटा के टर्म्स में लिखो, या फिर तुम थीटा को एक्स के टर्म्स में लिखो। सही बात है। तो यहाँ पे तुम्हें अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिख रहा है हमें कॉस थीटा आ रहा है। सो इधर तुम कॉस थीटा को एक्स के टर्म्स में लिखो, फिर एक्स को कॉस थीटा के टर्म्स में लिखो। यहाँ पे ये ट्राइंगल में देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले तो, व्हाट इज कॉस थीटा, ये ट्राइंगल को देख के एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना? हाँ या ना? तो कहना है इसे कॉस थीटा का मैं लिख सकता हूँ स्मॉल आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना? ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में सिंपली मैं cos थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन ये चीज, तो ये चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा cos थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सिंपली के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डीएक्स। हाँ या ना? ठीक है। तो यहां से बेसिकली मैं लिखूंगा आपका जो डीई एक्स है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, ये सिंपली कितना आ रहा है मेरा, के आर लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2 डीएक्स। हाँ या ना? ठीक है, इतना लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स को हमने टीटा के टर्म्स, सॉरी टीटा को एक्स के टर्म्स में लिखा। अभी हमें ये चीज इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, वैसे मुश्किल नहीं है, मतलब यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन से तो हो जाएगा, लेकिन जरा हम लोग उल्टा करके देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग एक्स को टीटा के टर्म्स में लिखने की ट्राई करते हैं। तो एक्स को टीटा के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, कहना है ऐसे लिखूंगा मैं आर टैन टीटा,
अगर मुझे x को थीटा के टर्म्स में लिखना है तो आई कैन राइट सिंपली x के बदले r tan थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इसी को मैं यहाँ पे आगे लेके जा रहा हूँ, मेरा dEx क्या बन जाएगा, सिंपली k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स के बदले में r tan थीटा डालूंगा, कहने से यहाँ पे बन जाएगा फिर r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे dx भी है अपना, वो तुम्हें dx को भी थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। योर x इज r tan थीटा, तो तुम्हारा dx बाय डी थीटा क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा r इंटू टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा dx क्या बन जाएगा, सिंपली dx इज r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये dx है, dx के बदले तुम्हें लिखना पड़ेगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आया? तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ओवरऑल यहाँ पे तुम्हारा dx क्या बन जाएगा, या फिर dex क्या बन जाएगा, k लैम्बडा अपॉन, यहां से डिनोमिनेटर से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सही बात है, इंटू यहाँ पे कॉस थीटा तो है ही, एंड देन वी हैव आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आया? अच्छा तुम्हारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है, तो खुशखबरी है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। अच्छा फिर आपका ये जो आर और ये आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है बेसिक एक्सप्रेशन अपना। तो डीई किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? ये कैसे आया? सही बात है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका डी सॉरी आपका ई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ यार ई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रल ऑफ डी ई एक्स हो जाएगा। तो ये इस चीज का इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल मेरा थीटा है, तो मैं थीटा के लिमिट अप्लाई करूंगा। मेरा थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, कैन आई राइट माइनस अल्फा। बीटा से अल्फा, मैं ये थीटा का डायरेक्शन ले रहा हूँ ना, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस बीटा से अल्फा, माई थीटा इज वेरिंग फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, हाँ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस बीटा से अल्फा, सही है। तो बस यहाँ पे तुम्हारा k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये सब आपके इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। तो dx विल बिकम k लैम्डा बाय r, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा माइनस बीटा से अल्फा। सही बात है। अभी cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रल इज sin थीटा, सिंपली इज sin थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k लैम्डा बाय r इंटू sin थीटा, इसके लिमिट्स क्या है, माइनस बीटा से अल्फा। इतना क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाय r इंटू साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा। तो कहना है मेरा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे, योर EX इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय k लैम्डा बाय r इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे तुम सब्सटीट्यूट कर सकते हो, लैम्डा क्या है तुम्हारा, Q बाय L है। तो EX कितना हो जाएगा, सिंपली KQ बाय LR टाइम्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये जो आपका आ रहा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आया? इतना नोट डाउन करो चलो। ठीक है, हमने एक्स डायरेक्शन के लिए निकाला, अभी सेम हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए निकालेंगे। क्या ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वाई डायरेक्शन में बस डी के साथ मुझे साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है, हाँ है ना। तो यहाँ पे बेसिकली में डीई वाई क्या होगा, ये सिंपली आपका डीई इंटू साइन थीटा होगा। सही बात है, तो वही चीज मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा। डीई कितना है अपना, ये आपका के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही बात है। फिर dq के बदले में लैम्डा dx डालूंगा, तो ये आ रहा है आपका k लैम्डा dx। अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे dx ही डाल देता हूँ फिर। आपका यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा ये,
k लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे मुझे सिंपली साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। सही बात है। अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर आर के बदले सॉरी एक्स के बदले मैं आर टैन थीटा डाल रहा हूँ, यही चीज ऊपर एक्स के बदले आई सब्स्टिट्यूट आर टैन थीटा, तो मेरा dx बन जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यही चीज मुझे रिपीट करनी है अभी। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बचेगा। सही बात है। इंटू यहाँ पे एक साइन थीटा तो है ही, इंटू जो आपका dx है उसके बदले क्या हो रहा है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही बात है। तो अगेन यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट। यहाँ पे आर और ये आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट। सही बात है। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगा आपका, सिंपली के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। इतना क्लियर है। हम्म, ये चीज आपका डी वाई के बराबर है। तो ई वाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाइब्रेशन क्या होगा, सिंपली इंटीग्रल ऑफ डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा इंटीग्रल के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। अगेन आपके जो लिमिट्स है वो सेम है, माइनस बीटा से अल्फा। आपको अभी ये चीज इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये ई वाई जो होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम किया, सही बात है। हाँ, यहाँ पे ये जो ई वाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके आ रहा है। ठीक है, इतना आपके माइंड में रखो। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंटीग्रेट अभी करने जाऊंगा। सेम इंटीग्रल है के लैम्डा बाय आर जो है ये कांस्टेंट है, अंदर बचेगा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा माइनस बीटा से अल्फा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा इज सिंपली माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा कहाँ से जा रहा है, माइनस बीटा से अल्फा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, के लैम्डा बाय आर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस बीटा। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा का ही बराबर होता है, तो ये जो कॉस ऑफ माइनस बीटा कॉस बीटा का ही बराबर रहेगा। ये प्लस बन जाएगा, अल्फा वाला माइनस बच जाएगा। तो आपका ई वाई इज गिवन बाय के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिंपली आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो अगर मुझे इसे अपवर्ड डायरेक्शन करना रहेगा सिंपली मैं यहाँ पे ई वाई लिख देता हूँ के लैम्डा बाय आर इंटू, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा, ये वाला राइटवर्ड डायरेक्शन था। बस अभी लैम्डा के बदले में क्यू बाय एल डाल दूंगा, तो ए क्यू बाय एल आर टाइम्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन है। समझ में आया एकदम प्रॉपरली कैसे किया हम लोगों ने ये, हाँ या ना। हाँ, यहाँ पे एक पार्टीशन कर देता हूँ मैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लोग राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं। ये जो वैल्यू आया था ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आया था, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ना ये ई वाई को मैंने डाउनवर्ड लिया था। ठीक है, तो ये जो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आ रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आ रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए सिंपली मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा विल बिकम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। समझ में आया। तो ये तो अच्छे से लिखो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी एक स्पेशल केस ले लो इसी में, एक स्पेशल केस ले लो। कौन सा स्पेशल केस है आपका, बेसिकली इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ऑब्वियसली अगर आपका रॉड इनफाइनाइट है, अगर आपका रॉड इनफाइनाइट है तो आपका जो कैपिटल क्यू है वो भी इनफाइनाइट बन जाएगा, आपका एल भी इनफाइनाइट बन जाएगा। सही है, एंड दैट्स द रीजन वहां पे तुम चार्ज या फिर लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते, यू कैन ओनली डिफाइन अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक इनफाइनाइट रॉड है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे बताऊंगा, एक इनफाइनाइट रॉड है।
ठीक है, ये इनफाइनेटली बड़ा है, यहाँ से भी इनफाइनेटली बड़ा है और यहाँ से भी इनफाइनेटली बड़ा है। ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। I can only define charge density. I cannot define the total charge on the rod. I cannot define the total length of the rod because both are infinity. समझ में आया? So here I am defining that it's a ये एक infinite rod है जिसका charge density है lambda. सही है? अभी मुझे एक इस point पे एक charge density निकालनी है जिसका perpendicular distance rod से small r है. Basically the same thing. जो derive किया है वो same thing. सही है? अच्छा, मुझे बस यहाँ पे ना अल्फा और बीटा का वैल्यू बता. व्हाट विल बी द, यहाँ पे अल्फा क्या लिया था हमने, एंड पॉइंट से लिया था ना, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 90. इन दिस केस योर अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें अलग से डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए उसी में बस अल्फा और बीटा के बदले 90 डिग्री 90 डिग्री पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है. सही है? तो समझा आपका क्यों क्या तो हुआ? 0 हो जाएगा ना. पाई/2 क्यों होगा, मेरे को नहीं समझा. ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा ना, अच्छा बिकॉज ये ओके हाँ. इनफाइनाइटली. समझ में आया? हम्म. ओके, तो यहां से बेसिकली आपका EX कितना हो जाएगा? सिंपली ये जो फॉर्मूला है, 0. ऑब्वियसली मैं नीचे वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, यहाँ पे Q और यहाँ पे L नहीं सब्स्टिट्यूट कर, पर ये वाला कर सकता हूँ मैं. तो कहना है K लैम्डा बाय R इनटू sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री. व्हाट इज sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री? कहना है 2. तो 2K लैम्डा बाय R मेरा EX बन जाएगा. 2K लैम्डा बाय R इज माय EX. डायरेक्शन क्या होगा? राइट वर्ड होगा. सही है? और मेरा EY क्या बन जाएगा? 0. ठीक है, यहाँ पे जो K लैम्डा बाय R है, cos 90 माइनस cos 90, 0 माइनस 0 एनीवेज 0. समझ में आ रहा है? तो EY विल बिकम 0. तो ये चीज है. तो ये आपका इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा. अच्छा, और एक बात, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो आपका y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आ रहा है, उसका यहां से एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, कहना है से इसके जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, एक्स डायरेक्शन के केस में ये सारे के सारे सपोर्ट करेंगे, एड अप हो जाएंगे इनकी एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन कहना है से वाई डायरेक्शन के केस में ये अपोज भी करेंगे. मतलब यहाँ पे जो DQ है उसके कारण वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो DQ रहेगा, कहने से उसके कारण जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी. हाँ या ना? दैट इज द रीजन जो वाई डायरेक्शन में कैंसल आउट होता है लेकिन एक्स डायरेक्शन में एड अप होता है. एंड दैट इज द रीजन वाई डायरेक्शन के फॉर्मूला में एक माइनस साइन आ रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी एक्स डायरेक्शन में प्लस आ रहा है, और इनफाइनाइट के केस में ये 0 हो रहा है. इतना समझ में आया प्रॉपरली? हाँ है ना? ठीक है, तो ये आपका पहला स्पेशल केस हो गया. दिस इज योर फर्स्ट स्पेशल केस. मैं एक इनफाइनाइट रॉड ले रहा हूँ ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा. लेट मी टेक अ दूसरा स्पेशल केस, सेमी इनफाइनाइट रॉड. सेमी इनफाइनाइट रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा. बस लैम्डा लिख जाओ तो समझ जाओ कि ये मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अभी सेमी इनफाइनाइट रॉड कैसा होगा आपका? ये आपका रॉड है. ठीक है, आपका पॉइंट यहाँ पे है, रॉड के एक एंड पॉइंट पे. तो यहाँ पे आपका रॉड खत्म हो गया है और यहाँ पे आपका रॉड ऊपर चलते जा रहा है. ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग रॉड की लेंथ और रॉड का टोटल चार्ज डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर इन्फिनिटी, बट वी आर डिफाइनिंग द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रॉड. ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है रॉड के एक एंड पॉइंट पे, इसका लेंथ है स्मॉल आर. तो इसमें EX और EY का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा? 180 and 0. अल्फा इज 180, अल्फा इज 90 डिग्री इन केस, हाँ 90. एंड योर बीटा इज 0. समझ में आ रहा है ना? या अल्फा इज 90 एंड बीटा इज 0, तो वो आपको सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे देखो, EX में मैं अल्फा के बदले 90 डालूंगा, बीटा के बदले 0 डालूंगा, तो कहना है K लैम्डा बाय R आ रहा है सिंपली. तो आपका EX बन जाएगा K लैम्डा बाय R, और EY क्या बन जाएगा? अल्फा के बदले 90 डिग्री डालो, बीटा के बदले 0 डाल दो, तो K लैम्डा बाय R cos 90 माइनस cos 0. कहना है यहाँ पे एक -1 आएगा बस एक. मैं अल्फा के बदले 90 डिग्री डाल रहा हूं, तो cos 90 माइनस cos 0 या cos 90 0
योर cos 0 is 1, तो 0 - 1 is -1, समझ में आ रहा है? तो आपका EY क्या हो जाएगा? माइनस के लैम्बडा बाय आर, माइनस के लैम्बडा बाय आर, समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, ये राइटवर्ड डायरेक्शन होगा और यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं अपवर्ड तो लिख रहा हूँ, लेकिन अपवर्ड का नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा, सही है? अपवर्ड का नेगेटिव डाउनवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली सिंस ये रॉड ऊपर है तो ये नीचे ढकेलेगा, दैट्स वाई इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे डायरेक्शन में रहेगा, समझ में आ रहा है? तो के लैम्बडा बाय आर राइटवर्ड, के लैम्बडा बाय आर डाउनवर्ड, ठीक है? लिखो इतना, चलो ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये चार्ज एक रिंग है जिसपे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू और जिसका रेडियस है स्मॉल आर, सही है? यहाँ पे मैंने एक रिंग बनाया है। अच्छा, ये जो रिंग है अपने गिवन प्लेन के, इसका प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये रिंग एक्चुअली सर्कुलर है, यहाँ पे ओवल इसलिए दिख रहा है बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट इट एज इफ ये जो रिंग है ये अपने जो स्क्रीन है, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर इसका प्लेन, समझ में आया? ठीक है, इस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू और इसका रेडियस है आर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बनाई है इसकी, ये इस रिंग की एक्सिस है, ठीक है? एक्सिस मतलब इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बेसिकली मैं ये बनाऊं तो मेरा एक्सिस बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है? ओके, तो हमें एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो उसके एक्सिस के स्मॉलर डिस्टेंस पे, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इसका लेंथ क्या हो जाएगा? क्या ना इसे स्मॉल आर के बराबर ही होगा, ये तो रेडियस ही है, हाँ या ना? ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके ये पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज ले रहा हूं, एक डिफरेंशियल लेंथ ले रहा हूं, बेसिकली इस पे चार्ज है मेरा टोटल डी क्यू, ठीक है? एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूं जिस पे चार्ज है डी क्यू, सही बात है? अच्छा, अभी यहां से मैं क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर बनाऊंगा मेरे गिवन पॉइंट तक, मेरे गिवन पॉइंट तक यहाँ पे मैं वेक्टर बना रहा हूँ। क्या ना ऐसे इसके कारण जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये रहेगा, हाँ या ना? अच्छा, अभी इसी पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लो, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट समझते हो ना? इसी पॉइंट का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लो, यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल चार्ज ले लो डी क्यू, यहाँ पे भी मैं एक डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू ले लूंगा। अच्छा, यहाँ से भी अगेन मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बनाऊंगा ये पॉइंट से मेरे गिवन पॉइंट तक जोड़ता हुआ, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों का एक एक्स कंपोनेंट होगा जिसे मैं डीई एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा और दोनों का एक वाई कंपोनेंट होगा जिसे मैं डीई वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। इसका एक डीई एक्स और इसी का डीई वाई। अच्छा, कैन आई से दोनों का बेसिकली यहाँ पे देखो, दोनों का चार्ज तो सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है, तो कहना है दोनों के कारण जो मेरा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इज सिमिलर, मैग्नीट्यूड इज सेम, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो एक्स कंपोनेंट है, सॉरी ये जो वाई कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट ये एक्स कंपोनेंट एड अप हो रहा है, हाँ है ना? तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा ना वो जीरो होगा इस केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? बिकॉज फॉर एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जो उसके वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को खा जाएगा। इसे कोन की तरफ, एक कोन की तरह समझो, इसे एक कोन की तरह इमेजिन करो। एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा जो उसकी वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। सो इन दिस केस वी ओनली हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अच्छा अभी लेट से तो मुझे बेसिकली यहाँ पे आई एम ओनली कंसर्न विद द एक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज वाई डायरेक्शन एनीवेज कैंसिल आउट हो रहा है, समझ में आया? ठीक है, लेट से इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दिस एंगल एज थीटा,
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा होगा मुझे बताओगे? यहाँ पे बेसिकली इसे मैं जरा आपको विजुअलाइजेशन कर दूंगा इसका मैं। ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा ना, हाँ है ना? तो बेसिकली ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा। समझ में आ रहा है? पक्का? ये हाँ। थीटा कैसे आया? तो व्हाट इज माय डीई एक्स? मेरा डीई एक्स क्या होगा? कैन आई से सिंपली इट्स डीई इनटू कॉस थीटा, हाँ है ना? टू टू पे होएगा ना, क्या हुआ? इंटू टू पे होएगा ना। नहीं, मैं सिर्फ ये एक के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। इसके कारण भी तो डी और इसके मैंने दोनों का अलग अलग लिया है ना। हम्म, ठीक है, ओके। सो माय डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय डीई इनटू कॉस थीटा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे डीई लिखूंगा, तो तुम्हारा डीई एक्स क्या हो जाएगा? सिंपली डीई इंटू कॉस थीटा। डी कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सारे कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? के इंटू क्यू के बदले हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सही है, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है के डी क्यू बाय, अच्छा डी क्यू को थीटा के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? ये डी क्यू है, ये जो के डी क्यू बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा है ये मेरा डीई है। समझ में आया? तो dx क्या हो जाएगा? इसी चीज को मैंने cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगल देखो और मुझे cos थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा? यहाँ पे कॉस देखो, थीटा क्यों cos कर थीटा रहे इज हो? इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ या ना? हम्म, ठीक है, तो यही चीज मुझे सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो आपका बेसिकली डी एक्स क्या बन जाएगा? सिंपली के डी क्यू, ये डी क्यू है, ठीक है, बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के बदले क्या हो जाएगा? ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है ना, इसी चीज का स्क्वायर भी करना पड़ेगा मुझे। सही है, उससे इसी जगह अच्छा। स्क्वायर भी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया? हम्म, तो बेसिकली फाइनली यहाँ पे मैं डीई एक्स लिखूंगा, या फिर चलो डी एक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं, के ए डी क्यू द होल अपॉन, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर, कैन आई से 3/2 बन जाएगा, हाँ या ना? दिस इंटू दिस का क्यूब बन जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इट दिस रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो आपका ई एक्स क्या बन जाएगा? ई एक्स इज सिंपली इंटीग्रल डी ई एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसी चीज का इंटीग्रेशन, के ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू डी क्यू। समझ में आया? अच्छा, अभी इस चीज को इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ मुझे। यहाँ पे जरा ध्यान दो। अभी यहाँ पे आपका एक मतलब जैसे मैं डी क्यू चेंज करूंगा, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, जैसे मैं मेरा डी क्यू चेंज कर रहा था वैसे वैसे टीटा भी वेरी हो रहा था उसके साथ, ये एक्स का वैल्यू भी वेरी हो रहा था उसके साथ। जैसे मैं मेरा डी क्यू, मेरा जो डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है, जैसे मैं मेरा डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट को चेंज कर रहा था, मेरे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इसके साथ वेरी हो रही थी। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में जैसे मेरा डिफरेंशियल वेरिएबल मतलब अलग अलग लूंगा, कहना ऐसे हर एक डी क्यू के लिए मेरा ए तो कांस्टेंट ही है ना, मेरा रेडियस भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन दिस। ये जो इंटीग्रल है के तो कांस्टेंट है एनीवेज, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट है। आपका स्मॉल ए भी कांस्टेंट है विच इज नथिंग बट एक्सिस पर डिस्टेंस, आपका रेडियस भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिंपली आपका ई एक्स क्या बन जाएगा? ये सारे के सारे के ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज्ड बाय 3/2, ये सब इंटीग्रल के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल डी क्यू। समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज इंटीग्रल डी क्यू? द नेट चार्ज।
तो यहाँ पे आपको लिमिट विमिट वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका फाइनली EX जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बिकॉज इसका EY 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ स्मॉल a अपॉन A² प्लस R² होल रेज्ड टू पावर 3/2। समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट रिंग ऑफ चार्ज। ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट वर्ड्स होगा, ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन है तो राइट वर्ड्स ही है। समझ में आ रहा है? तो KQA बाय A² प्लस R² रेज्ड टू पावर 3/2। समझ में आया? हाँ। तो इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू 0 डाल दूं, स्मॉल a की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, तो मेरा ये वाला पॉइंट कहना है से मेरे रिंग के सेंटर में आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ। ये एक्सिस से लेंथ है ना बेसिकली, पॉइंट ये जो पॉइंट P है ये एक्सिस से इसका लेंथ है ना। तो अगर मैं स्मॉल a की वैल्यू 0 डाल दूं, कहना है से ये पॉइंट P जो है ये मेरे रिंग के सेंटर में आ जाएगा। शरण्या? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिजिकली इंटरप्रेट करके बताओ मुझे। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला में देख लेंगे, वो तो बहुत इजी है, बट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यस, ठीक है। बेसिकली सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बिकॉज हर एक डायरेक्शन से वो इक्वली अपनी तरफ पुल करेगा। तो बेसिकली अगर मैं सेंटर पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये मेरा जो है बेसिकली यहां पे मैं लिख दूंगा एट सेंटर, E एट सेंटर ऑफ रिंग। बेसिकली यहाँ पे मैं A की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो A की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मेरे फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ कंसिस्टेंट है मेरा फॉर्मूला। हाँ या ना? जो मैं फिजिकली इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि यार सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स से वो खींचेगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। ये मेरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो कहना है से माय फॉर्मूला इज कंसिस्टेंट विद माय फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यस और नो? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सेकंड केस ले रहा हूँ। सेकंड केस क्या ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पे आ जाओ, फिर से पहले फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, बाद में वही चीज फॉर्मूला में डाल के देखेंगे। अगर ये स्मॉल a की वैल्यू में इनफाइनाइट ले लो, बेसिकली जो मेरा पॉइंट P है मैं इसे इनफाइनाइटली दूर लेके जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तुम बताओ मुझे, सोच के बताओ। ठीक है। बेसिकली अगर मैं पॉइंट P को इनफाइनाइटली दूर लेके जा रहा हूं, तो इनफाइनाइटली दूर रिंग का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होगा। एंड अगर मैं दूर से एक रिंग को देखूंगा तो वो मुझे पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं इनफाइनाइटली दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूं, वो मुझे पॉइंट जैसा ही दिखाई देगा, तो रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखाई देगा। अपने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² होता है। R की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, लेट अस सी अपना जो फॉर्मूला है वो अपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट a टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, KQA अपॉन यही चीज ना, A² प्लस R² रेज टू पावर 3/2। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैं A की वैल्यू इंफिनिटी डाल रहा हूँ, क्या ना इसे R जो है ये इंफिनिटी के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंस योर A इज टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, तो योर आपका जो स्मॉल r है इट इज वेरी मच लेस देन स्मॉल है। तो A² प्लस R² को मैं सिंपली A² के बराबर लिख सकता हूँ। हाँ या ना? सिंस आपका A जो है ये इनफाइनाइटली बड़ा है, तो A² प्लस R² को सिंपली मैं A² ही लिख सकता हूँ। तो ये चीज क्या बन जाएगा आपका, KQA अपॉन, मैं R को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो A² रेज टू 3/2 क्या बन जाएगा, कहने से AQ भी बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्मॉल a कट होके यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, कहने से यही बच रहा है, ये लिमिट a टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी KQ/A²। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक रिंग को बहुत दूर से देखूं तो वो मुझे एनीवेज एक पॉइंट चार्ज ही दिखाई देने वाला है, और ये जो ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है।
हाँ या ना? अभी इसमें एक ही वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, मेरा आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी बोलो। ये इस एक्सप्रेशन में एक ही वैल्यू इन्फिनिटी डाल रहा हूं, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है दिस फॉर्मूला, यहाँ पे भी मेरे फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे भी कंसिस्टेंट है। लिखो इतना, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो जरा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, मेरा डायग्राम देख लो। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कहना है बीच में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। है ना? हाँ सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, तो बीच में कोई तो मैक्सिमम वाला पॉइंट होना चाहिए ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड ए सच दैट E is maximum। E is maximum। समझ में आ रहा है ना? जब ए की वैल्यू मैंने 0 डाली तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, जब ए की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी डाली तब भी 0 आ रही है। तो 0 पे 0, इन्फिनिटी पे 0, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। 0 से बढ़ेगा, बाद में 0 भी बनेगा, तो बीच में कहीं पे तो एक मैक्सिमा आना चाहिए ना। तो अभी वो फाइंड करके बताओ, क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान दो, हमें एक ऐसा ए निकालना है जहां पे बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ ए लिखा है। एक्सिस पे जैसे मैं लेंथ वेरी करूंगा वैसे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका मैंने एक फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्मॉल ए वेरिएबल है, तो कहना है से एट मैक्सिमा आपका डीई बाई डी ए 0 होगा। हाँ या ना? तो सिंपली यहाँ पे डीई बाई डी ए हमें निकालना है डिफरेंशिएटिंग ई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए। अच्छा, आपका के तो कांस्टेंट है, क्यू तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा? डी बाई डी ए ऑफ ये चीज, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में भी ए का फंक्शन है, आपका डिनोमिनेटर भी ए का फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका u बाई वी रूल लगेगा, यहाँ पे आपका क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? के क्यू हो जाएगा इनटू, क्या होता है क्वोशंट रूल आपका? डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे स्मॉल ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डी बाई डी ए ऑफ ए माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी ए ऑफ दिस क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेशो 3/2 द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। हाँ या ना? यही चीज को मुझे 0 पे इक्वेट करा, बिकॉज यहाँ पे मैं लिख लूंगा एट ई मैक्स डीई बाय डी ए जो ये चीज 0 होनी चाहिए। ये बेसिकली मैक्सिमम होने वाला फंडा है, इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली आप बस प्रॉपरली इस चीज को डिफरेंशिएट करो, ये चीज क्या बन जाएगी आपकी? सिंपली के क्यू तो, अच्छा के क्यू को एनीवेज मैं निकाल ही देता हूँ, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा अभी। तो यहाँ पे मैं इम्प्लाइज लिख रहा हूँ, ये के क्यू एनीवेज ये 0 में चला जाएगा ना यहाँ पे, दिस के क्यू इज मल्टीप्लाइड टू दिस एंटायर थिंग। अच्छा, डिनोमिनेटर को भी वो साइड डाल देता हूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर तो मेरा कभी 0 के बराबर तो हो नहीं सकता ना। रेडियस इज कांस्टेंट, ए 0 कर दूंगा तो भी मेरा डिनोमिनेटर भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसे भी मैं वो साइड डाल देता हूँ। बस अब ये न्यूमरेटर प्रॉपरली सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2 इंटू व्हाट इज डी ए बाई डी ए, चीज तो 1 ही बन जाएगी, सही है? 1, हाँ, माइनस ए टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर 3a स्क्वायर 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू 3/2 माइनस 1 इज 1/2। समझ में आ रहा है? इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल बेसिकली यहाँ पे, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a बन जाएगा। एनीवे स्मॉल आर तो आपका कांस्टेंट है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, ये चीज जो है ये 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस
ए इंटू ए, यहाँ पे कहना है 3a² टाइम्स a² प्लस r² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a² प्लस r² का जो स्क्वायर रूट है रेज टू पावर 1/2 इसे मैं कॉमन लूंगा। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? a⁻6। a⁻6। ये 3/2 में से 1/2 हटा दो। हाँ 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 ठीक है, a⁻2 a रेज a टू स्क्वायर। a स्क्वायर। हाँ हाँ, हाँ 3/2 माइनस 1/2 करने बोल रहा हूं मैं, कहने से 1 बन जाएगा, हम्म, है ना? हाँ 1 बन जाएगा ना? तो यहाँ पे सिंपली a² प्लस r² ही बचेगा। ठीक है, -3a² इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? हम्म, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बेसिकली आपका a² प्लस r² रेज टू हाफ इंटू अंदर क्या बचेगा, कहने से r² माइनस 2a² बचेगा। दिस थिंग इज इक्वल टू 0। सही है? हम्म, अच्छा, कहना से ये वाला फैक्टर तो कभी 0 नहीं बन सकता, हम्म, ये a² प्लस r² वाला फैक्टर कभी भी 0 नहीं बन सकता, मतलब यही वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपका r² माना a², यहाँ से आपके बनेगा r² माइनस 2a² जो है ये 0 के बराबर आ रहा है। तो आपका 2a² किसके बराबर आ रहा है? r² के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से कहना है आपकी a की वैल्यू जो है ये r/√2 के बराबर है। हम्म, तो ये बेसिकली आपका क्या बन रहा है, E इज मैक्सिमम एट a इज इक्वल टू r/√2। समझ में आ रहा है? हम्म, तो जब a की वैल्यू 0 है तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब a की वैल्यू इन्फिनिटी है तभी भी 0 है। तो एक बीच में एक मैक्सिमम आना चाहिए जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये वाला पॉइंट है। तो बेसिकली ये जो रिंग है, रिंग के एक्सिस पे जब तुम r/√2 की डिस्टेंस के बराबर उस पॉइंट पे आ जाओगे, उस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। इतना समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छा, ये मुझे एक पॉइंट मिला है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है उसमें आपको a के बदले r/√2 सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, हम्म, तो जरा a के बदले r/√2 सब्सटीट्यूट करके मुझे E मैक्स की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से। ठीक है, ये E मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम लोग, a के बदले r/√2 इस वाले इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, k³ r/√2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, r² क्या बन जाएगा, r²/2 बन जाएगा a²। 3r² तो 3r²/2 2। रेज टू पावर 3/2 आया ना? हम्म, ठीक है, ओके। तो ये चीज क्या बन जाएगा आपका, सिंपली kq इंटू r/√2 टाइम्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9r। 3³ का स्क्वायर रूट ना, कहने से मैं से 3√3 लिख सकता हूँ, ऐसा 3 क्यों का कर क्यूब रहा है? का स्क्वायर रूट। उससे सही है? अच्छा स्क्वायर इनटू क्यूब रूट कर सकता है ना। नहीं 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 नहीं, तो वही ये 3√3 आएगा ना। हम्म, सही है, अच्छा r²/3/2 कहने से r³ ही रहेगा, हाँ द होल अपॉन 2 2/3/2 इज 2√2। सही है, हम्म, अच्छा यहाँ पे कहने से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये r और ये r³ का स्क्वायर बन जाएगा। सही है, हम्म, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 2k³ बाय 3√3 टाइम्स r²। हाँ है ना? हम्म, तो ये आपका ई मैक्सिमम का वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली ई मैक्स इज इक्वल टू 2/3√3 टाइम्स k³ बाय r²। समझ में आ रहा है ये क्या पे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे एट a इज इक्वल टू r/√2। तो इतना याद रखो, एक रिंग के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट a इज इक्वल टू r/√2, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2/3√3 k³ बाय r²। क्लियर है? हम्म, अभी यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आपका एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना रिंग बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस में ए स्मॉल ए है,
आपका एक्सिस डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, सेंटर पे 0, इंफिनिटी पे 0, ठीक है, और बीच में यहाँ पे r/√2 पे मैक्सिमम। तो कहना है इसे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? हाँ बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये a इज इक्वल टू r/√2 पे बन रहा है, सही है। अच्छा, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपनी? ये E max होगा, और कितना है ये? यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी इवेलुएट कर दिया, 2/3√3 KQ/r²। इतना क्लियर है? अच्छा, मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में बनाना है। नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे बनाऊंगा मैं? कहना है नेगेटिव डायरेक्शन में a की वैल्यू सिंपली माइनस डालूंगा मैं। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन में a के बदले बस माइनस ही आ जाएगा, तो मेरा बस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे का ऐसा मेरा ग्राफ बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। उल्टे में भी सेम चीज रहेगा आपका, उल्टे में भी बेसिकली एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, और फिर यहाँ पे 0 ही बनेगा, सही। और ये मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा, आई मीन ये मिनिमा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? a इज इक्वल टू -r/√2 पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी बेसिकली आपका E मैक्सिमम है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट ये जो इक्वेशन थी यार, यहाँ से एक्चुअली इसके एक दो वैल्यूज आएंगे, a इज इक्वल टू +-r/√2 आएगा। इट्स एक्चुअली +-r/√2। तो r/√2 पे मैक्सिमा वाला पॉइंट है, और -r/√2 पे मिनिमा वाला पॉइंट है। बोथ एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है? एंड बोथ एट मैक्सिमा मिनिमा dE/dA 0 होता है। सो वन एंड द सेम थिंग। इतना समझ में आया? तो ग्राफ अच्छे से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ध्यान दो, बेसिकली एक ग्राफ मैंने ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। बेसिकली KQ का वैल्यू 1 ले लो और R का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है उसमें यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या था? KQ/A + R² रेशियो 3/2, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली KQ का वैल्यू 1 लिया है और R का वैल्यू भी 1 लिया है। योर KQ इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है। तो इसका ग्राफ कहना है सर, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है हम लोग को, तो कहना है से वही ग्राफ बन रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा, और एक चीज बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट देखो, मैक्सिमम मिनिमा के मेरे पॉइंट्स, ठीक है। x इक्वल टू कौन से पे मेरा मैक्सिमा आ रहा है, और जैसे हम लोग को पता है ई मैक्सिमा का है जब मेरा a की वैल्यू r/√2 है। मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 1 ली है ना, तो मेरा ई मैक्सिमा कहाँ पे होगा? जब a मेरा r/√2 मतलब 1/√2 के बराबर होगा। तो इस केस में 1/√2 होता है। यहाँ पे दिख रहा है मेरा ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये एक्चुअली 1/0.707 ये एक्चुअली 1/√2 के बराबर है। दिस इज 0.707। समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, ऑल्सो ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख लेना। KQ के बदले 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख लेना। कितनी है अपनी मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली? ठीक है, बेसिकली अपने ई मैक्स की वैल्यू है, इसमें KQ के बदले 1 डालो, R के बदले 1 डालो, तो यही आ जाएगा 2/3√3। अच्छा, 2/3√3 इसी के बराबर है ना। हाँ तो कहना है कंसिस्टेंट है मेरे रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो।